guys. And myself Aditya Jadhav, and I have been introduced by Avdut right now. I work in an organization called Aquadam, and its full form is Advanced Center for Water Resources Development and Management. So a little bit more of Aquadam I would like to share. This is a map of India, and all the red dots that are seen on the map are either the points where Aquadam has already worked, or some of the work is ongoing here. This is the scale where Aquadam works, and Aquadam is a think tank, action research based organization which works on aquifer based groundwater management. Aquadam's main core strength is training, and this action research and training helps in the decision support for the communities to manage the groundwater. Also, all of our work helps in the policy and programs of the groundwater management. Now, quickly, I would like to you all to go through the statistics. So, groundwater is the most extracted material, raw material, that is 982 cubic kilometers per year. इतना हर साल 982 घन किलोमीटर इतना पानी हर साल निकासी किया जाता है, और ये शायद सब दुनिया का सबसे एकमात्र ऐसा रिसोर्स ये रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी आप सबको पता होगा, एज़ यू ऑल आर अवेयर कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में कैसा है। सो 97% इज़ सी वाटर, 2% इज़ फ्रोज़न वाटर एंड 1% इज़ फ्रेश वाटर। अभी मेरा एक सवाल है, क्विकली अगर आप आपके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि ये 97% एक 1% जो है, सॉरी, 1% जो फ्रेश अवेलेबल वाटर है, अगर उसको मैं 100% मानता हूँ, तो उस 100% में सरफेस वाटर कितना होगा और ग्राउंड वाटर कितना होगा, परसेंटेज वाइज? So quickly in 10 to 15 seconds, you can type your comments, your answers. "97, 90, surface 30, ground 70. 91, 90. Okay. तो 98% जो है, 95 to 98% जो है, वो हमारा ग्राउंड वाटर से आता है, और वो हमारा एक्वीफर्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो एक ग्लोबल सिनेरियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है, ग्राफ में अलग-अलग देशों के नाम लिखे हैं, और हर देश का एब्स्ट्रैक्शन मतलब निकासी, ग्राउंड वाटर कितना इस्तेमाल करते हैं हर साल, वो लिखा है। अभी हमने जैसे पहले ही एक फिगर देखी थी, जो 982 982 क्यूबिक किलोमीटर्स पर ईयर है, उसमें से लगभग 25% जो एब्स्ट्रैक्शन है वो भारत अकेला करता है। तो ये एक अलार्मिंग चीज़ भी है कि हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, और आप बाकी देश भी देख सकते हो कि उनका सिचुएशन कैसा है कि बाकी सब देश, वो देशों का जो निकासी है वो बहुत कम है कंपेयर्ड टू भारत। तो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी की जब बात आती है, तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। रूरल ड्रिंकिंग वाटर की डिपेंडेंसी लगभग पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर पे निर्भर है, जो 80 से 90 50 95% तक ग्राउंड वाटर पे ही निर्भर है। अगर हम हमारे एग्रीकल्चर की बात करें, तो वो 60 टू 70%
जो टोटल यूज़ है, वो पूरा का पूरा 60-70% भूजल से आता है और अर्बन का वाटर सप्लाई जो आता है, वो ऑलमोस्ट 50-55% ग्राउंड वाटर से आता है। अगर आप ये साइड वाला फ़ोटो देख सकते हो, इस फ़ोटो में आपको क्या दिख रहा है? क्या हो सकता है? आप कमेंट में डाल सकते हो। किसी ने लिखा है कैनाल, ट्राउट, ड्रेनेज नाला, ओके, एम्प्टी कैनाल, ड्रेन, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, सीवर, ड्रेनेज। तो ये एक डगवेल है काफ़ी रिज़र्व्ड फ़ॉरेस्ट में है, नागज़ीरा के जंगल में शेरों को पीने के लिए ये कुआँ बनाया हुआ है, जिसमें शेर अंदर चल के पानी पीता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर बहुत अच्छा-सा अगर हमारा फ़ॉरेस्ट है, तो उसमें हमारा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ये सोच थोड़ी-सी गलत है। ये सोच ऐसे होनी चाहिए कि मतलब जहाँ पर जो जियोलॉजी है या उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा, ये पॉइंट मैं आगे कवर करता हूँ। और दिन-ब-दिन इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहा है और करते ही जा रहा है लगातार। अभी सेम चीज़ है जो हमने पिछले ग्राफ में देखी थी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, निकासी करता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारत है, वो ब्राउन कलर का लाइन है और नीचे जो है ये हर साल है 1940, 50, 60 से लेकर 2010 तक। ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से भारत का पानी का निकासी या इस्तेमाल अचानक से बढ़ गया है और वो बढ़ते ही जा रहा है। वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। क्यों ऐसे लगता है आपको? एग्रीकल्चर बस एक ही कारण है एग्रीकल्चर? पॉपुलेशन का इंक्रीज़, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ओवर पॉपुलेशन, अनसर्टेन रेंज, ओके, करेक्ट। किसी ने लिखा है पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इस टाइम पे कहाँ कहीं पर आया था जिसकी वजह से हमारा जो निकासी है, वो अचानक से बढ़ गया है और वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और हम उसको कम करने के लिए कुछ ऐसे ठोस उपाय नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। इंडिया में लगभग 30 मिलियन इरिगेशन वेल्स है और हर साल 0.8 मिलियन कुएँ, नए कुएँ बन रहे हैं हर साल। अभी जितना ही ज़्यादा लोग हो रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा सोर्सेज़ बढ़ रहे हैं, हमारे कुएँ बढ़ रहे हैं, जिसमें से निकासी भी बढ़ते ही जा रहा है। भारत में लगभग 3 मिलियन स्प्रिंग्स भी हैं, जो स्प्रिंग्स नेचुरल रूप से पानी छोड़ते हैं, जहाँ से पानी बहता है, हम उनको आम तौर पर झरने कहते हैं, तो वो भी हमारे पास बहुत है। ये एक स्टैटिस्टिकल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1950 से लेके 2003 तक है। ये पहला कॉलम जो है वो कैनाल्स है, उसके बाद टैंक्स है, फिर ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में भी 2 भाग किए हैं, एक वेल है और एक ट्यूबवेल या फिर उसको बोरवेल कह सकते हैं। दूसरा अदर्स है और ये नेट इरिगेटेड एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे-जैसे हमारा साल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते आ रहा है, वैसे हमारा ग्राउंड वाटर का यूज़ जो था, पहले कैनाल्स 40% यूज़ हुआ था करता था। आज की डेट में 20% 25% से भी लेस है और ग्राउंड वाटर का यूज़ 1950 में ट्यूबवेल ज़ीरो था, 29% वेल्स थे। आज वेल्स का नंबर घट के 22% आ गया है और ट्यूबवेल्स या फिर हमारा जो
बोरवेल्स होते हैं, उस पे हमारी निर्भरता जो है, वो बढ़ते ही जा रही है। तो ये आंकड़े भी हमें थोड़ा-सा दर्शाते हैं कि हमारा जो भी निर्भरता है, वो पूरी की पूरी ग्राउंड वाटर पे है और वो लगातार बढ़ते ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसी कारणवश जैसे हमने ये सीजीडब्ल्यूबी का डेटा है, थोड़ा-सा हमने इसको हमारे इंडिया के मैप पे के ऊपर सुपर इम्पोज़ किया है। 2 अलग चीज़ों को हमने किया है, एक जो है कलर्स दिख रहे हैं आपको व्हाइट, येलो, पिंक और रेड। वो है कैटेगरीज़ जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने तय की हुई है कि सेफ कैटेगरी है तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट जो है वो बिलो लिमिट्स है। सेमी क्रिटिकल में थोड़ा ज़्यादा है, क्रिटिकल में और ज़्यादा है, मतलब अबव 70% है और ओवर एक्सप्लॉइटेड में अबव 100% है। और उसी के साथ हमने ग्राउंड वाटर क्वालिटी का मैप है, जो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंडिया का जो है, हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सुपर इम्पोज़ किया है, जो हमें दिखाता है कि जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हुआ है या फिर क्रिटिकल कंडीशंस है, वहाँ पर वाटर क्वालिटी की सिचुएशन ज़्यादा है और कम से कम 1 या फिर 2 या 3 जैसे कि अ, फ्लोराइड, आर्सेनिक और ईसी ये 3 चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती है वाटर क्वालिटी में जो कंटामिनेटेड है और इंडिया के लगभग स 60% डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो चुके हैं। तो ये इसकी वजह से भी बहुत सारा ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा निकासी हो रहा है, जितने ज़्यादा डेप्थ से ले रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा वाटर क्वालिटी का भी प्रॉब्लम्स राइज़ हो रहा है। मैं आपको छोटा-सा वीडियो दिखा रहा हूँ अभी। India's groundwater story is quite unique. India extracts almost a quarter of the global extraction of groundwater. And what makes this story unique is the fact that India was not such a groundwater dependent country even at the time of independence. When India became independent, our vision of water management was about dams and constructing dams and canals in order to take water to people. But I believe that didn't happen for various reasons, and therefore the last mile connectivity, the last mile delivery of water wasn't achieved for many years. So the gap was actually filled by groundwater. Subsequently, in the 1950s and 60s, as the push for green revolution in terms of achieving food security increased, technology kicked in. And in the hard rock areas of India, for example, the borewell technology came. Droughts were also a factor or a stimulus for technology. For instance, the 1971-72 drought in Maharashtra and in large parts of western and southern India prompted infusion of the hand pump for access to drinking water. And in order to actually put in a hand pump, we brought in the technology of borewell in hard rock regions of India. Technology proliferates very rapidly. And the technology that came in for drinking water sourcing in the drought-prone regions of India quickly was taken up as technology that could access water for all regions. Urban, industrial, and moreover agriculture. As we deepened our existing wells and we drilled deeper through our boreholes, our groundwater extraction really grew. Around the 1980s and subsequently even in the 1990s,
With the advent of electric pumps, especially with the advent of submersible pumps, people could actually drill deeper, put in pumps at whatever depth they wanted, and extract water from greater and greater depths. So in some ways, it was a race to drill deeper and a race to the pump house to almost install pumps of higher capacities and so on and so forth. So today, India is perhaps the largest user of groundwater in the world, which is a well-known fact. But we also have the largest density of wells, so roughly 30 to 40 million wells in India. And we kind of have technologies that can access water from depths of thousands of feet, making it a very, very unique proposition. तो जैसे कि हमने देखा कि ये थी हमारी अभी तक की सिचुएशन जो इंडिया में चल रही है या फिर जो हुआ है। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, हम बात करेंगे कि ग्राउंड वाटर क्या है? आपके हिसाब से ग्राउंड वाटर क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राउंड वाटर? जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे विजिबल होगा कि ग्राउंड वाटर इज वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेस इन सॉइल, सैंड एंड रॉक. It is stored in and moves slowly through geological formation called aquifers. तो ये सारा ग्राउंड वाटर में जियोलॉजी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे जियोलॉजी चेंज होता है, जैसे पत्थर चेंज होते हैं, पत्थरों की संरचना चेंज होती है, भूजल जो होता है, ग्राउंड वाटर जो है, उसका एक्यूमुलेशन, उसका भंडारण और उसका मूवमेंट, उसका बहाव, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अलग फ़ोटोग्राफ्स हैं। हर फ़ोटोग्राफ में एक अलग टाइप का पत्थर है। उन पत्थरों में मेरा एक सवाल होगा कि उन पत्थरों में अगर पानी ऊपर से गिरता है, तो पत्थरों के अंदर जो पानी जाएगा, वो एक जैसा जाएगा या अलग-अलग जाएगा? कौन से पत्थर में पानी रह सकता है, कौन से पत्थर में पानी बहेगा? अगर ये आप थोड़ा कमेंट में डाल सको, डिफरेंट होगा। ज़्यादा पोरोसिटी होगी तो ज़्यादा पानी कलेक्ट करेगा। ओके, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, और किसी का कुछ? तो अगर इस पत्थर की बात की जाए तो इस पत्थर में जो पानी का मूवमेंट होगा या एक्यूमुलेशन होगा, वो बाकी पत्थरों से अलग होगा। सेम सभी पत्थरों के साथ होगा। अभी जैसे कि हमने बस यही देखा है कि जियोलॉजिकल है, एक पत्थर है, कौन-सा पत्थर है ये हमने नहीं देखा है। फिर भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ जा रहा है कि हर पत्थर में जो पानी का बहाव होगा वो डिफरेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि पोरोसिटी क्या होती है। अगर पत्थरों के बीच में पोरोसिटी है, तो उसमें पानी स्टोर होगा और उसी के साथ दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है परमिएबिलिटी। अगर परमिएबल है रॉक, तो वो पानी जो स्टोर हो रहा है, वो एक सर्टेन रेट से बहेगा भी। तो अ, आप सब लोगों के लिए एक नया टर्म है कि वाटरशेड। वाटरशेड क्या होता है? तो हमें थोड़ा-सा अगर भूजल को अच्छी तरीके से समझना है, तो थोड़ा बहुत हमें वाटरशेड को भी समझना ज़रूरी है और वाटरशेड के अंदर
थोड़ा-सा जियोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि पत्थर है तो पत्थर कैसा है? पथरीला है, उसमें फ्रैक्चर्स है, दरारें है, नहीं है, तो वो हार्ड है, उसमें पोर्स कैसे हैं? ये थोड़ी बहुत जानकारी हम इकट्ठा करके भी वाटरशेड्स को समझ के हम भूजल की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम अ, एक अच्छा प्लानिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जियोलॉजी और वाटरशेड्स को कंबाइन करके हम बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिससे हम रिचार्ज कर सकते हैं हमारे एक्वीफर्स को। तो वाटरशेड्स का डेफिनिशन मैं आपको बताता हूँ कि वाटरशेड्स में हर नालों में या ड्रेनेज में हर जगह से पानी इकट्ठा होता है और एक सिंगल पॉइंट से वो ड्रेन होता है। उस एरिया को वाटरशेड कहा जाता है। तो जैसे कि हम भूजल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 विलेजेस हैं, विलेज नंबर 1, विलेज नंबर 2। विलेज नंबर 1 में स्प्रिंग्स है, ठीक है? स्प्रिंग्स क्या होते हैं? जो झरने होते हैं, जहाँ से नैसर्गिक तौर पे पानी बाहर निकलता है सतह के ऊपर से। तो अभी ये स्प्रिंग्स अगर यहाँ पर है और ये विलेज 2 वालों को नीचे आना पड़ता है, यहाँ से पानी लेके ऊपर जाना पड़ता है अपने गाँव में। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है, तो नेचुरली हमारा थिंकिंग क्या होता है कि भैया इसको कुछ तो करना चाहिए, यहाँ से हमें पानी उठा के यहाँ पे लेके जाना चाहिए या फिर हमें कुछ सोर्स, नया सोर्स ढूँढना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर बोर करते हैं, एक ट्यूबवेल बोरवेल करते हैं, जो यहाँ पे जाएगा, तो नीचे से हमारे गाँव का का पानी की जो समस्या है, वो हल हो जाएगी। तो नैसर्गिक तौर पे यही किया जाता है कि हर जगह पे हम एक नया सोर्स लेते हैं, जिस सोर्स को लेके हम हमारी जो उस टाइम की नीड है, उसको सफेद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी बात की थी वाटरशेड्स, तो एक वाटरशेड है जिसके ऊपर अगर कोई काम करता है, तो वो रिचार्ज के लिए होगा। तो रिचार्ज किसमें होगा? एक्वीफर्स में होगा। एक्वीफर का मतलब क्या होता है? जो पत्थर या पत्थर से बना हुआ मटेरियल है, जिसमें पानी रखने की क्षमता है और उसको बहाव करने की क्षमता हो, उसी पत्थर या पत्थर के मटेरियल को हम एक्वीफर कहते हैं। तो अगर इस एक्वीफर से पानी इस स्प्रिंग को जा रहा है और हमने यहाँ पे दूसरा बोरवेल डाल दिया और यहाँ से हमने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। अभी ऐसा है कि नैसर्गिक तौर पे जो भी पानी आ रहा है वो एक सर्टेन स्पीड से आता है, नेचुरली आता है। और हमारा जो बोरवेल है, उस बोरवेल में हम जो हमारा पंप डालते हैं, उसके पंप के कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना पानी निकासी कर रहे हैं। आइडियली जब भी हम हमारा कोई भी सोर्स लेते हैं, तो वो सोर्स जाता कहाँ है? जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले डाला था कि एक यहाँ पर बोरवेल है, लेकिन ये बोरवेल गया कहाँ? तो मेरे रिसोर्स में गया, मेरे एक्वीफर में गया, जिसमें मेरा पानी स्टोर हो रहा है और बह रहा है, जहाँ से मैं पानी उसका निकासी कर रहा हूँ। जब मैं ज़्यादा पानी लेते रहूँगा इस गाँव के लिए, एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ के जो मेरे स्प्रिंग्स है, झरने हैं, वो सूखना स्टार्ट हो जाएँगे या फिर उनका जो पानी का बहाव है, जिस रेट से वो आ रहा है, वो कम होते जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि हम कौन से रिसोर्स से पानी ले रहे हैं, क्योंकि आज तक की जो भी बात होती है कि एक सोर्स डालो और उससे हमारा नीड फुलफिल होगा। लेकिन सोर्स की बात ना करते हुए हम अभी रिसोर्स के बारे में बात करना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि एक्वीफर्स भी सेम हमारे वाटरशेड्स जैसे होते हैं, उनका भी एक कैचमेंट एरिया है जिससे वो नेचुरली नैसर्गिक तौर से पानी अंदर लेते हैं और एक जगह होती है जहाँ से वो नैसर्गिक तौर पे पानी बह जाता है। तो एक्वीफर्स कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें जानकारी इकट्ठा करने के बाद
हम ये थोड़ा-सा देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है और उसको हमें कैसे मैनेज करना है। एक्वीफर्स का जो बाउंड्रीज़ होता है वो फिज़िकल और हाइड्रोलिक 2 अलग टाइप की बाउंड्रीज़ होती हैं। फिज़िकल में आपका इम्परमेबल, परमेबल बाउंड्रीज़ आ जाता है और हाइड्रोलिक बाउंड्रीज़ में आपका वाटर टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से बाउंड्रीज़ बन जाते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि जियोलॉजी और ग्राउंड वाटर दोनों को मिला के उसको कहते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। मतलब हाइड्रोजियोलॉजी ग्राउंड वाटर साइंस ऑफ ग्राउंड वाटर है। वो एक जियोलॉजी का ब्रांच है। वो पानी का जो बहाव है, उसका जो ऑकरेंस है, उसके बारे में और ग्राउंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जियोलॉजिकल रॉक्स के अंदर कैसे-कैसे होगा, इसको हम क्युमुलेटिवली कंबाइंडली हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं। अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि अभी तक हमने ऐसे मैंने आपको यहाँ तक बताया कि सिचुएशन क्या है? कौन-कौन से सिचुएशन की वजह से कैसे-कैसे हो रहा है, हमारा जो निकासी है, वो कैसा है? और उस निकासी की वजह से अभी की सिचुएशंस क्या है? अभी हम अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा होता क्या और उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा प्योरली पानी का लेवल और उसके एक्वीफर्स का रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध है उसके साथ। अभी तक हमारा क्या है कि बहुत कम मॉनिटर होता है, इसकी वजह से डेटा नहीं है। डेटा ना होने की वजह से हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते कि कौन-सी चीज़ करने से हमारा जो एक्वीफर है, उसका रिचार्ज बढ़ेगा या फिर उसका मैनेजमेंट जो है, वो कैसे हो पाएगा। तो स्केल का भी इश्यू है कि बहुत जगहों पे क्या होता है कि एक रिवर बेसिन अभी रिवर बेसिन बहुत बड़ा होता है वाटरशेड के कंपैरिज़न में। तो रिवर बेसिन का अगर मॉनिटरिंग हो रहा है, तो रिवर बेसिन का डेटा आपके लोकल के साथ मैच होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो लोकल, रीजनल ये दोनों स्केल अलग-अलग है। उनका डेटा सेट जो होता है, उसका इंटरप्रिटेशन जो होगा, वो भी बहुत अलग होगा। और जो भी हमें काम करना है, जिस भी जगह पे काम करना है, कम से कम एक हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल मतलब कि हमें बरसात से लेके बरसात तक एक पूरा हाइड्रोजियोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, जो कंप्लीट होना चाहिए और इस पूरे साइकिल में हमें मॉनिटरिंग करना होता है। हर एक कुएँ का या पानी का लेवल जो होता है, उसको नाप के अलग-अलग चीज़ों को इकट्ठा करके हमें एक अच्छा खासा डेवलपमेंट प्लान, मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है। ये कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि आपने एक टाइम का ले लिया और आपने मैनेजमेंट प्लान बना लिया। आपको कम से कम एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग ये हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा मॉनिटरिंग कलेक्शन के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है, वो है जियोलॉजिकल मैपिंग, दूसरा है वाटर लेवल मॉनिटरिंग, तीसरा है रन ऑफ मेजरमेंट, होता है वेदर डेटा के साथ हम सब कुछ मेज़र करते हैं, जैसे कि हमारा इवेपोरेशन कितना हो रहा है, बारिश कितना हो रहा है, उसके साथ। एक्वीफर कैरेक्टराइज़ेशन में जैसे अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज़ की बात की थी पहले, पोरोसिटी और परमेएबिलिटी। तो जो भी एक्वीफर हमारे यहाँ पे प्रेज़ेंट है, उसको उस प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना और कैरेक्टराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ हमारा वाटर क्वालिटी टेस्टिंग क्योंकि वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, अगर आपका वाटर क्वालिटी का इश्यूज़ है, तो आपको उसके ऊपर काम करना हो तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स को लेके हम एक्वीफर्स को डिलिनिएट भी कर सकते हैं। जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा की बात करते हैं, किसी भी एक गाँव में अगर हमें काम करना है, तो पहले होता है कि प्राइमरी डेटा उस जगह का कलेक्ट करें और उसको कंपेयर करें सेकेंडरी डेटा के साथ, ताकि हमें पता चले कि जो सेकेंडरी डेटा जो अभी बता रहा है, वो क्या बता रहा है और मेरा जो लोकल सिचुएशन है, मेरे प्राइमरी डेटा से क्या निकल के आ रहा है। दूसरा होता है हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग। इसमें हम जियोलॉजी नापते हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए एक्वीफर्स कहाँ पे है, वो देखते हैं। कि ये इन्फॉर्मेशन हम किसी कम्युनिटी के पास लेके नहीं जाते। मतलब जिस गाँव में मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो उस गाँव के लोगों को पता ना हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किसके ऊपर काम कर रहा हूँ और
जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, तब तक कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास पार्टिसिपेशन नहीं होगा कम्युनिटी का, हम कुछ नहीं कर सकते। वाटर क्वालिटी और पिछले जो भी हेल्थ के सर्वेस होंगे, करना पड़ेगा कि हेल्थ का कोई इश्यू था क्या, उसके रिगार्डिंग हम बाकी सारा काम भी कर सकते हैं। और इसी सारी चीज़ को हमें गाँव वालों को भी समझाना पड़ता है कि उनके भाषा में कि क्या है, कैसा है। और जब तक हम ग्राउंड वाटर का एस्टीमेट नहीं निकालते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स में कितना पानी है, ये जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक हम कोई भी मैनेजमेंट प्लान सक्सेसफुली नहीं रन कर सकते हैं। अगर एक प्लान बन भी रहा है, तो अनलेस एंड अंटिल कम्युनिटी उसको अडॉप्ट नहीं करती है, कम्युनिटी उसको अप्रूव नहीं करती है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि मेनली वही लोग हैं जो उस गाँव में, उस एरिया में रहने वाले हैं, और उन्हीं का जो यूज़ है, उन्हीं का रिसोर्स का मैनेजमेंट है, उन्हीं को करना पड़ेगा। ये एक छोटा-सा फ़ोटोग्राफ है, जिससे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ही एक्वीफर है, ए से लेके एच तक, और ये हर एक को 10 साल का गैप मानो। मतलब ए को आप 1950 मानो, अगला जो बी है 1960, और ऐसे आगे बढ़ते जाइए 10-10 साल। तो अभी आपको क्या सिचुएशन दिख रहा है कि मेरा जो एक्वीफर है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये सिचुएशन थी मेरी 1950s में। 1960s में आते-आते क्या हो गया कि थोड़ा-सा कम हो गया। ये जो बार है मेरा रिचार्ज है। रिचार्ज किसको हो रहा है? मेरे एक्वीफर को हो रहा है। और एब्स्ट्रैक्शन मतलब मेरा जो ग्राउंड वाटर का निकासी है, जो पानी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, वो कितना है? वो दोनों सेम है, फिर भी पानी का लेवल थोड़ा-सा कम हो गया। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मेरा रिचार्ज जो है वो सेम हो रहा है, लेकिन मेरा जो डिस्चार्ज है, जो निकासी है, वो बहुत बढ़ रहा है। आज बहुत सारे इलाकों में ये लास्ट वाले जो डी टू एच वाला सिचुएशंस है, ये ऐसे वाले सिचुएशंस पाए जाते हैं। जी और एच ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर ज़्यादातर आपको ड्राउट्स मिलेंगे, जहाँ पर पानी की समस्या बहुत गंभीर है। और कुछ जगहों पे होता है जैसे डी, ई, एफ में है कि पानी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो अगर हमें इस रिसोर्स को, हमारे एक्वीफर को मैनेज करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे रिसोर्स में पानी कितना स्टोर होता है। जब तक मैं उस आंकड़े तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तब तक मैं कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकूँगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ये अगर आपको पता ही नहीं है, तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे कि मुझे कितना खर्च करना है, कौन-सी चीज़ पे कितना करना पड़ेगा, तब जाके मेरा अकाउंट सस्टेनेबल रहेगा और मेरा सारा नीड्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए अ, हमें डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट की ओर बढ़ना पड़ता है। और मैं एक एग्ज़ाम्पल है हमारा, हमने जो इंटरवेंशन किया था एक्वा डैम ने, रंधुलाबाद एक विलेज है जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, रेनफॉल जो है 600 से 700 मिलीमीटर वहाँ पर आता है। लेकिन उस एक्वीफर का स्टोरेज 151 मिलीमीटर ही है। मतलब अगर यहाँ पर 10,000 मिलीमीटर का बारिश भी होगा, तो भी वो ज़्यादा पानी नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसका लिमिट, उसका स्टोरेज कैपेसिटी 151 मिलीमीटर्स तक का ही है। उससे ज़्यादा पानी वो कभी भी अंदर ले नहीं पाएगा नैसर्गिक तौर पे। हमने उसी के साथ जो सारा डेटा जो हम अभी बात किए थे, उसको मॉनिटर करते हुए हमने ये निकाला कि 1 साल में कितना रिचार्ज होता है, तो वो है 53 मिलीमीटर्स। तो 53 मिलीमीटर्स हमारा रिचार्ज हो रहा है, लेकिन उसी के साथ हमारा जो नेचुरली जो यूसेज है उस गाँव का, वो 62 मिलीमीटर्स है, जो ज़्यादा है। मेरा रिचार्ज 53 मिलीमीटर्स हो रहा है, बट मेरा निकासी थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे उसको मैनेज करना है। लेकिन अगर मेरे पास ये नहीं है कि मेरा टोटल स्टोरेज कितना है, मेरा रिचार्ज कितना हो रहा है और मेरा डिस्चार्ज कितना हो रहा है, मतलब मेरा निकासी कितना हो रहा है, तब तक मैं सब सब सारी चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए फिर हमने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे एक फाइनल ये हुआ था कि कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पर हमें
हमारे एक्वीफर को रिचार्ज करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कौन से वेल्स, कौन सी जगहों पे हमें इरिगेशन के लिए वेल्स को यूज़ करना है, कौन से साइट्स पे हमें ओनली हार्वेस्टिंग करना है, ताकि जो इरिगेशन है, बाकी डोमेस्टिक नीड है, वो सफाइस हो जाए। तो ये सब एक प्रॉपर प्लान बनाने के लिए हमें ये चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक थोड़ा-सा मैंने आपको ऐसे मतलब ग्लोबली क्या चल रहा है, थोड़ा-सा इंडिया के लेवल पे क्या चल रहा है और हमने एक लोकल लेवल पे जाके एक विलेज में कौन-सी चीज़ की, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर इस गाँव में एक सर्टेन पॉइंट था कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनको बहुत दूर-दूर जाना पड़ता था। जब हमने ये पूरा काम किया था, डेटा कलेक्ट करके हमने उनको एक मैनेजमेंट प्लान दिया था, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर उनका ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो थी, वो मिटिगेट हो गई। उनको अभी साल भर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहता है। उनको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने अलग मेजर्स लिए हैं बेस्ड ऑन आवर डेटा। हमने उनको डेटा बताया था, उनको समझाया था और उन्होंने उसको अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इसी के साथ मेरा प्रेज़ेंटेशन भी खत्म हो रहा है, हो गया है। सो कोई भी क्वेश्चन्स हो तो हम ले सकते हैं। अवधूत? यस, थैंक यू वेरी मच आदित्य सर। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन? सो सेकेंडरी वो होता है जो गवर्नमेंट बॉडीज ने कलेक्ट किया हुआ डेटा है और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और प्राइमरी डेटा वो है जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं। तो मतलब हम खुद उस जगह पे जाते हैं, खुद वहाँ पे जाके ये सारा हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्राइमरी कहा जाता है। अनदर क्वेश्चन इज कि जब हम बोलते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, हम्म। तो ऐसा एक जनरल पॉलिसी असते की सगळीकडे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करावं. ऍट ऑल करेक्ट। लोकेशन्स यू कॅन डू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. सो करेक्ट। ऍज अ हायड्रोजिओलॉजिस्ट मतलब काय सांगाल तुम्ही की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असं युनिफॉर्मली पॉलिसी अप्लाय करून चालते? इट इज युजफुल का? नक्की काय काळजी घ्यायला हवी नहीं, त्यात? वो ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ऐसा रूल है कि अप टू 60 फीट आपको बोरवेल ड्रिल करना है और आपको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका 60 फीट पे ही आपका एक्वीफर प्रेज़ेंट हो। एक्वीफर अलग-अलग डेप्थ्स पे भी प्रेज़ेंट हो सकते हैं और जो कि होते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर रेन वाटर हार्वेस्ट करना है रिचार्ज के लिए, तो आपको उस एक्वीफर तक पानी ले जाना पड़ेगा। बट उसमें और एक चीज़ है कि जहाँ से नेचुरली वो एक्वीफर अपना अंदर पानी ले सकता है फॉर द सेक ऑफ रिचार्ज, वो भी बहुत कुछ अलग जगहें होती हैं, स्पेसिफिक जगहें होती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वो बस एक स्टोरेज के लिए होता है। उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता है, जितना होना चाहिए। Another question is by just a second, is by Bharati Sengupta. The question is, what skills are required for environmental data analysis and what courses can be done? Environmental, or you want to say just about, I don't know. Yeah. तो What skills are required for environmental data analysis and any courses which can be done? तो थोड़ा बहुत जैसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस डेटा का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे करोगे। जैसे कि अगर मैं ग्राउंड वाटर की बात करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर वाटर लेवल्स लूँगा, जिसकी वजह से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे एक्वीफर्स में क्या चल रहा है और उसको फिर मैं यूज़ करूँगा कि उस डेटा को मैं लॉन्ग टर्म मॉनिटर करता हूँ, तो मेरा ये क्या होना चाहिए, डिसीजन क्या होना चाहिए, कौन से एरियाज में मेरा रिचार्ज हो रहा है, कौन से एरियाज में डिस्चार्ज हो रहा है। और बात अगर हम एनवायरनमेंट की करें, तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा बहुत नाम नहीं ले सकता, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट डेफिनेटली हम इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प कर देंगे। आई गेस अवधूत, वी कैन एक्चुअली पुट सम लिंक्स Yes. जिसमें Yes. ये कोर्स के डिटेल्स होंगे।
Another question is by Mudita Sonawade. She's also our master trainer in our use program from Mumbai, Okay. DHE. How do you process the data and convey the plan for a specific region to its residents or government bodies? Data processing and conveying the plan to residents or government bodies. How do you do this process? Manage participatory management. तो जैसे हम किसी भी गांव में जाते हैं ऐसे काम करने के लिए या फिर ग्राउंड वाटर के बारे में कोई भी काम करने के लिए, तो हम पहले से ही कम्युनिटी को तो हमारे साथ इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कम्युनिटी के कुछ लोगों को लेके जाते हैं फील्ड में, उनको दिखाते हैं। उनको थोड़ा बहुत सेंसिटाइज़ करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस गाँव में या फिर इस डेटा का एक्चुअल क्या करना चाहते हैं, तो वो जियोलॉजी है। तो जियोलॉजी लेने के बाद हम उनको थोड़ा-सा ये करते हैं कि आप उसको प्लॉट कैसे करोगे, कि कैसे पत्थर दिख रहा है ज़मीन के नीचे। उसके साथ उनको थोड़ा-सा ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। उसको हमारा साइंस के साथ अगर जब हम जोड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि जैसे हमने कहा था कि पोरोसिटी और परमेबिलिटी। तो एक विलेजर के दिमाग से अगर देखा जाए, उसको पता होता है कि भैया मेरा पानी जो है वो 10 घंटे में आ रहा है पानी, वापस 1-2 फीट आता है, या फिर मेरा 24 घंटे में मेरा 15 फीट पानी वापस आ जाता है। तो उसको पोरोसिटी और परमेबिलिटी एक्चुअल फील्ड पे पता होती है। उसको हमारे साइंस के साथ जोड़ के हमारे पास एक प्लान बनेगा कि कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए। हमारा टेक्निकल जो चीज़ है, जैसे हम वाटर लेवल का एनालिसिस करते हैं। वाटर लेवल को जब हम प्लॉट करते हैं, तो उस वाटर लेवल के डेटा के आधार पे हमें नेचुरल रिचार्ज एरियाज़ उस एक्वीफर के कहाँ पर है और डिस्चार्ज एरियाज़ कहाँ पर है, ये पता चलता है। और इस सबको इकट्ठा कंबाइंड फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ, कि कौन से एरियाज़ में हमें हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, कौन से एरियाज़ में हमें रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, कौन सी जगहों पे हम ड्रिंकिंग वाटर का सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे हम हर विलेज का थोड़ा बहुत चेंज होगा माइनर, बट मोटा-मोटी यही चीज़ होगी। Another question is there are a lot of questions actually. Today, everywhere it is cemented roads. So, can we keep a side of a road near footpath uncemented, which will collect the rainwater in urban area? I think related to concretization in urban area. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो लेकिन अगर जैसे अभी मैंने थोड़ा पहले भी बताया था कि नेचुरल रिचार्ज एरियाज़ उनके एक्वीफर्स के अलग-अलग होते हैं। तो वो स्प्रेड आउट पूरे हर जगह पे नहीं होते। तो हमें पहले वो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि हमारे नेचुरल रिचार्ज एरियाज़ कहाँ पर है, और उनको प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइज़ेशन हो रहा है। तो ये Another जो चीज़ question. है, ये हम थोड़ा-सा पुणे अर्बन में हमारा जहाँ पे काम चालू है, एक्वाडम खुद कर रहा है, वहाँ पर हम ये थोड़ा-सा स्केल अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो एरियाज़ ढूँढ के फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, उनको वो बता के उनके साथ उसको थोड़ा-सा प्रिज़र्वेशन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारा काम चल रहा है। Another question by Pakhi Shahane. Uh, can an artificial aquifer be built of large quantities? नो, Uh, नो। yes. Another question by Aditya Gokhale. As a layman, if we can, if we want to do rainwater harvesting in housing society, what should be our plan of action? He was thinking of implementing borewell recharge from open terrace pipelines. करेक्ट। तो Uh, अभी अभी जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि आप बोरवेल में पूरा का पूरा पानी डालते हो, बट वो अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो बोरवेल है, वो कहाँ तक सिचुएटेड है। अगर मेरे एक्वीफर के ऊपर है, मेरे एक्वीफर को टैप ही नहीं कर रहा है, तो वो पानी जो है वो बस एक सम्प, एक टंकी जैसे बनेगा, उसके अंदर जमा रहेगा। उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आइडियली अगर मेरे पास एक्वीफर्स का इन्फॉर्मेशन है और मैं एक्वीफर में उसको टैप करके रिचार्ज करता हूँ, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। the question is by Uddhav Bhale. Is there any act for restricting the digging of deeper bore wells? है। तो जीएसडीए ने बनाया हुआ है कि नो मोर देन 200 फीट अभी कोई भी नया बोरवेल नहीं ले सकते हैं। तो वो ये एक्ट है जो अभी रिसेंटली ही बना हुआ है।
एंड आई थिंक बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड क्योंकि हमारे वैसे मेरी जमीन मतलब मेरा पानी, ये कंसेप्ट का थोड़ा आई थिंक अभी भी ये मिथ बस करना बहुत जरूरी है. इट्स अ हाँ कॉमन क्योंकि रिसोर्स ग्राउंड वाटर इज. ये थोड़ा आई थिंक स्टिल करेक्ट, दैट अवेयरनेस इज नॉट हाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी जमीन है तो मेरे जमीन के नीचे जो भी पानी है वो मेरा है। वो थोड़ा सा कॉमन पूल है जिसको हम सब लोग देयर. इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में भी दिखाया था कि दो विलेजेस है बट एक ही रिसोर्स है, लेकिन लोग सोचते हैं कि उस जमीन के नीचे जो भी पानी है वो मेरा है। वो ऐसे नहीं होता है, वो एक रिसोर्स है, कॉमन है, और कॉमनली जब तक हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे तब तक उसका कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। Other question is by Purushottam. Can plants help to recharge groundwater? सो सम प्लांट्स कैन, सम प्लांट्स कैन नॉट, मतलब ऐसा वो एक ब्लैंकेटेड नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स जो है वो रिचार्ज के लिए अच्छे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं है, बट या टू आंसर द क्वेश्चन, प्लांट्स हेल्प। Yeah, I think yeah, those major questions related to our today's topic, groundwater. And I think another question is how students can participate in these kind of activities, and actually how they can involve so that or how they can get this actually field visit as a question. Just तो sorry, is by Tanmay. Do students will get the practical experience to work at such places? The question. Yeah. तो मोस्टली अभी जो जैसे हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वेबिनार में, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी कैंपस है आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके कैंपस में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन से एक्वीफर से आ रहा है, आपका सोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है। आप जो भी उस पानी को मैनेज करने वाला बंदा या बंदी जो भी होगी उनसे अगर बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। इसी के साथ अगर आप वाटर लेवल का मॉनिटरिंग स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएशंस क्या आ रहे हैं, और उस वेरिएशंस का मतलब क्या है, मतलब बारिश हुई तो उसके बाद मेरा पानी का लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या फिर बारिश बहुत टाइम से नहीं हुई फिर भी मेरा पानी अभी बढ़ रहा है, या फिर मेरा पानी नीचे जा रहा है। आज आपको उसका आइडिया नहीं है। जब आप मॉनिटरिंग स्टार्ट करोगे इवन एट योर कैंपस लेवल आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। आप एक्वाडम का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको रेफर कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा आपके लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी ये स्टार्ट करके आप थोड़ा बहुत समझ अपनी बढ़ा सकते हैं। आप रेनफॉल को भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय मेकिंग अ होममेड रेन गेज। वो कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आप उसको बना के थोड़ा आपको ये पता चलेगा कि बारिश कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स, कितना मिलीमीटर का बारिश हो रहा है, मेरा वाटर लेवल का जो मीटर है वो कितना है। तो ये जैसे चीजें हम करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हमारी समझ भी बढ़ती जाएगी। Yes, and also Aquadem also offers many internships for students, I guess. यस, So if you put your website in the chat box, Aditya sir, then interested students can also apply for the internship. And also Aquadem has these courses for groundwater management. So these courses, I think these courses are also routinely conducted, and whatever the information is there is updated on the website. And यस, please, you want to say something about these courses? I think the 15-20 days course that we conduct basic हाँ तो courses. You can. बेसिकली हम इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए 2006 से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो हर 6 महीने में एक बार होता है, जो 15 डेज का करिकुलम है। उसमें हम 35 to 40 पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो उनको अलाउ करते हैं हर बैच में, उनको ट्रेन करते हैं, और हम पूरा साइंस, मतलब स्टार्ट से लेके व्हाट इज द साइंस बिहाइंड, प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, और उसको लेके आप कम्युनिटी में कैसे लेके जा सकते हो, ताकि ये सारी चीज़ें कोई भी आदमी जो ये कोर्स कर रहा है, वो कैसे कर पाएगा इसके बारे में होता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स के बारे में हमारे वेबसाइट के ऊपर एक मैसेज भी आते रहता है जब होने वाला होता है, तो वहाँ से आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। Last 2-3 questions can I take? We have just
3-4 minutes. Another question is what methods or softwares is used to analyze the data that is being collected, और वो विजुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सच एज मैप्स और एनी अदर मेथड, एंड कौन से सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज होते हैं बेसिकली भारतीय सेन। तो जैसे कि हम वाटर लेवल्स की बात करते हैं, तो वाटर लेवल्स हम दो अलग सॉफ्टवेयर्स में यूज करते हैं। एक तो एक्सेल में होता है, जहां से हमें ये पता चलता है कि पानी का उतार चढ़ाव कैसे है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि पानी का बिहेवियर कैसा है ओवर द टाइम। दूसरा है सर्फर। सर्फर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जब वाटर लेवल्स को प्लॉट करते हैं, तब वो अंडरग्राउंड हमारे पानी का मूवमेंट कैसा है वो दिखाता है, और उस मूवमेंट को देख के फिर हम थोड़ा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो रिचार्ज एरिया है और कौन सा डिस्चार्ज है, और उसको लेके फिर बाकी सारी चीजें होती हैं। सो मेजॉरिटी ये दो चीजों से काम हो जाता है। बाकी जो जियोलॉजी है, जो जियोलॉजिकल मैप है, उसको हम ग्राफ पे भी बनाते हैं बाय हैंड, बाय मैनुअल भी बना सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर भी यूज होता है, बट अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर का ये नहीं है तो हम उसको ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। Another question is not directly related to our topic, but indirectly is definitely related. Since the POP idols of Ganesh are banned, but still they are still used. So why they are not banned is the question. So I think तो बेसिकली अभी कैसा है कि लोगों का ऐसे थोड़ा ये होता है ना कि जो बैन है उसको ज्यादा यूज करना है। मतलब एक परसेप्शन होता है कि मैंने वो यूज किया। अभी इसमें थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन का पार्ट है कि बहुत सारे लोगों को पता है बट उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, या फिर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट होता क्या है। पीओपी है तो उसका हजार्ड है, बट क्या हजार्ड है, उससे क्या होता है, कितना इम्पैक्ट होता है, ये अगर किसी बंदा या बंदी को पता ही नहीं चलेगा, तो उसका जो डेंजरस थिंग है, उसका जो वेटेज है, इंटेंसिटी है, वो उसको समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से उसका यूसेज अभी भी चल रहा है। तो इसमें सब लोग हैं, मतलब आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है, जो बिजनेसमैन है वो भी है, और कॉमन मैन भी है, जो थोड़ा सा मतलब डे टू डे लाइफ में जैसे मुझे सूटेबल जो चीज होगी वो मैं कर लूंगा, उस टाइप का प्रैक्टिकल ज्यादा बात करते हैं, सोचते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बैन अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है। and I think it is about not only about पीओपी हो शाडू माती हो, हमें एक मिसकंसेप्शन है कि शाडू माती मतलब टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली, हाँ। सो इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे हमारे पुनरावर्तन जो हमारा वेबिनार हुआ था, जिसमें पुनरावर्तन कैंपेन की मनीषा मैम ने हमें ये भी बताया कि शाडू माती एक नेचुरल रिसोर्स है जो फाइनाइट रिसोर्स है, वो माइनिंग से हम निकालते हैं, और वो हम माइन से किसी कहीं से उठा के अगर हम रिवर बॉडी में उसको डालेंगे एट द एंड, तो इट्स पोल्यूशन। और उसपे जो कलर्स रहेंगे, उसमें जो बाइंडिंग के लिए कुछ मटेरियल या एडिटिव्स ऐड किए जाएंगे, सो इट्स अ पोल्यूशन। सो एनीवे इट्स क्वांटिटी आप कितने डाल दो, एक या दो मूर्ति की बात नहीं है, अगर 5-10 हजार ऐसी मूर्तियां अगर हम नदी में डालेंगे तो दैट विल बी इशू। अभी पुणे में पुणे ने खुद ने एज अ सिटी एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है, एंड इवन मेनी सिटीज, इवन कोल्हापुर एंड मेनी सिटीज आर सेटिंग एग्जांपल कि आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स बनाते हैं उसमें वो एक्चुअली विसर्जन किया जाता है। एंड इवन जो पुनरावर्तन जैसे कैंपेन में ये शाडू माती जो आफ्टर विसर्जन वो कलेक्ट करके अगेन आर्टिसंस को मूर्ति बनाने के लिए वो भेजते हैं। सो जहां भी जो चीज वहां नहीं है, अगर हम वहां पे वो डंप करेंगे, सो एनीथिंग इज अ पोल्यूशन। सो वो कुछ भी हो, जो नेचुरल है नॉन नेचुरल, इसका कुछ मतलब है नहीं। क्वांटिटी क्या है और वो वहां पे जरूरत है क्या उसकी, और नेचुरली वो वहां पे ऑकर होता है। ये अगर इनके अगर आंसर्स अगर सही नहीं है, देन इट्स अ पोल्यूशन। Yeah, इवन आई हैव सीन कि मैंने आई थिंक आई वाज इन लातूर नीलंगा में कहीं पे मैं था। सो वहां पे एक वेल था, पुराना डगवेल था, एंड पीपल वेयर एक गांव के लिए कॉमन डगवेल बनाया था, और वहां पे इट्स अ पुराना वेल, और शायद नल से अभी पानी आता था तो वो डगवेल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते थे। तो उसमें वो गणपति विसर्जन और एनीथिंग, एक ऐसा वेल था कि जिसमें जब कूड़ा कचरा डालने के लिए रखा था। सो आई थिंक इट्स ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के जो काफी सारे मुद्दे हैं। शायद हम और एक उस पर एक वेबिनार अलग सा लेना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन क्या है एंड हाउ वी कैन अवॉइड दिस, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं हमारे हेल्थ पे एंड ओवरऑल इकोलॉजी पे। सो आई थिंक दिस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। इवन इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो,
इवन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी ग्राउंड वाटर में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो या केमिकल कंटेमिनेशन, ये एनीवे अल्टीमेटली percolates to your groundwater. And I think groundwater is otherwise is a clean resource, you can say. It is also getting contaminated. Yes. So yes, thank you very much for Aditya sir and everyone, all participants. Can you please put your email ID in the chat box, sir, so that if students are interested to work with Aquadam or have some queries, then they can also contact you on your email ID. Yeah. Yes. Yes, you can contact Aditya sir on this email ID. The email ID is in the chat box. Email ID I asked only for Aditya sir. I'm again reposting it. All of you don't post your email IDs right now. So the Aditya sir's email ID will be difficult to find for everyone. adityazadov20@gmail.com is sir's email ID. You can also reach out to sir and also visit Aquadam's website, and also YouTube channel is also there if you want to know more about groundwater and participatory management of groundwater. So thank you very much, Aditya sir. It's a very difficult subject कि आपने वो थोड़ा simple करने की कोशिश की. It's a quite technical thing, and I think it was really good thing for a beginner. हमारे सबके लिए हमें ज्यादा knowledge नहीं है इसमें, तो एक beginner के तौर पे it was really helpful for us to understand groundwater and hydrogeology के major aspects, geology and everything. Thank you very much, sir. I also thank all the participants who joined us today for this webinar, participated, asked questions, participated in poll. Thank you very much. So we will again meet on next Saturday with the new topic on the same time, 5 to 6. Thank you very much. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. Avadut. Thank you all.